अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर फ़रुख नदीम कोरल ड्रा के सेशन के साथ। कोरल ड्रा का आज का जो सेशन है वो बहुत अहम है। इसकी अपनी ही आज अहमियत होगी। उसकी वजह यह है कि आज हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हमने स्पेशल पैटर्न को फोकस किया हुआ था, चूँकि इससे पहले हमारे जितने भी लेक्चर्स चल रहे थे वो रेलिवेंट टू वुड इंडस्ट्री थे। इस वजह से हमें उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए उन में पैटर्न ऐड किया ताकि वो उसकी जाली और इस तरह की डिज़ाइनिंग को बआसानी कर सकें। आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है ये प्रॉपर उन बिगनर्स के लिए स्टार्ट हो रहा है जो बिल्कुल बेसिक लेवल से कोरल को सीखना चाहते हैं, जो कि प्रिंट मीडिया में भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि सोशल मीडिया में भी इस्तेमाल हो सकता है। बाकी जो कटिंग से रेलिवेंट जैसे वुड रोटर वाले हैं, CNC लेज़र वाले हैं, उनको तो इसका बेनिफिट होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो न्यू कमर हैं, जो इसको एज आ बिज़नेस या एज आ रोज़गार लेना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत सूदमंद साबित होगा। क्योंकि इसके अंदर आज से हम लोग इसको प्रॉपर एक एक कमांड, एक एक टूल को हम पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग इसकी बेसिक शेप्स को पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें कलर फिलिंग कैसे की जाती है, कलर्स कितनी किस्म का, कलर कितनी किस्म का फिल होता है, टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, ये 3-4 ऑप्शन जो हैं वो आज हमारे इस टॉपिक का हिस्सा होंगे। चैनल अगर आपने इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें हिम्मत दे रहे होते हैं, हमें हौसला दे रहे होते हैं। स्पेशली फिर आपके किए गए सवालात को हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर रहे होते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं। ये हमारे पास कोरल ड्रा का इन्वायरमेंट है जहाँ पे इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। ये जैसे पुल डाउन मेन्यूज़ हैं और ये मुख्तलिफ उसकी वर्किंग टैब्स हैं और ये भी हमारे पास टूल्स हैं जिनकी मदद से हमने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। और ये हमारे पास इसका वर्किंग एरिया है। वर्किंग एरिया के अंदर ये हमारा कैनवस है, वो पेज है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी टूल बार के बारे में बताता चलूँ। ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जो हमें यहाँ पे तमाम तर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल आप इसी तरह से कह लें जैसे आपने एक ड्राइंग बनानी है या आप कोई एक स्केच बनाने जा रहे हैं, तो उस स्केच में आपको पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, पैमाना, सेट स्केल वगैरह चाहिए होते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास ये कुछ प्रीफैब टूल्स मौजूद हैं। ये पुल डाउन मेन्यूज़ हैं। ये तमाम तर जो यहाँ पे हमें फीचर्स नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे भी इनमें भी मौजूद हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है। इसी तरह से मुख्तलिफ यहाँ पे पुल डाउन मेन्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ टूल्स और ऑप्शंस यहाँ पे पड़े हुए हैं। कुछ टूल्स हमें यहाँ पे इन टैब्स में दिए गए हैं, जैसे न्यू का है, ओपन का है, सेव, प्रिंट, कॉपी, पेस्ट, और ये स्पेशल पेस्ट के साथ साथ ये आगे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और स्नैप के हवाले से टूल्स मौजूद हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ टूल बार है। प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या मिलेगा, जो टूल आप सेलेक्ट करेंगे उस टूल से रेलिवेंट उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होंगी। इसी तरह से ये जो पेज साइज़ है, हम उस पेज साइज़ के ऊपर जब बात करेंगे तो पेज के जो साइजेस हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि इस पेज का 8.5 इंच बाय 11 इंच साइज़ है। मैं यहाँ से इस डायलॉग को खोलते हुए अगर इसे A4 कहता हूँ तो A4 चूँकि DIN स्टैंडर्ड का है, मिलीमीटर सिस्टम में आ जाता है, तो उसने 210 बाय 297 पेज का साइज़ भी सेट किया और उसके साथ ये स्केल हैं। इन स्केल्स को भी उसने कन्वर्ट कर दिया मिलीमीटर सिस्टम में। अगर मैं यहाँ पे इसको लेटर पे ही लेके जाता हूँ तो लेटर चूँकि ब्रिटिश स्टैंडर्ड का है तो इसके अंदर उसने 8.5 इंच बाय 11 इंच साइज़ कर दिया और यहाँ पे उसका यूनिट जो है वो इंच भी बता दिया है। और ये जो रोलर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन रोलर्स को भी उसने चेंज करके तमाम तर वैल्यूज़ को इंच में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बिल्कुल जो बेसिक शेप है मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल की कमांड मौजूद है, F6 इसकी शॉर्ट की है। ये जो रेक्टेंगल है ये हमें कोई भी जो फ्लैट शेप है वो बनाने में काम देगी। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके ये देखिए ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और रेक्टेंगल किसी भी साइज़ की मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखें। अच्छा, ये जो इसके साइजेस हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? देखें, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर उसकी वैल्यू 7.467 1.88 है, ये उसकी लेंथ और विड्थ आ रही है, जबकि इससे पहले जो एक्स और वाई नज़र आ रहा है ये उसकी
कोऑर्डिनेट पोजीशन है। अब इस कोऑर्डिनेट पोजीशन को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है ऑटोकैड के लेसन में। आप अगर ऑटोकैड का ये ऊपर वाला ये लेसन देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बड़ी डिटेल से बताया गया है, और ये वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो एस्पायर में भी यूज़ होता है, कोरलड्रा में भी यूज़ होता है और ऑटोकैड में भी यूज़ होता है। इवन के डिज़ाइनिंग के तमाम तर सॉफ्टवेयर में यही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए आई लिंक में आप जाके ले सकते हैं। तो बात हो रही थी रेक्टेंगल की, तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ की, आप इस रेक्टेंगल को मूव कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से मैं दोबारा से रेक्टेंगल की कमांड लेता हूँ, तो देखिए मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू की। तो मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो आप देखें वो रेक्टेंगल सेंटर बेस शुरू हो गई। देखें मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये मैंने डेल के बटन के साथ इसको डिलीट किया। मैं दोबारा से रेक्टेंगल की कमांड लेते हुए यहाँ पे क्लिक करके ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगल जब भी स्टार्ट होती है किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट होती है। अगर आप इसमें शिफ्ट को प्रेस कर लेंगे तो वही स्टार्ट उसका सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये रेक्टेंगल सेंटर बेस्ड आ रही है, और अगर मैंने इसके साथ कंट्रोल को होल्ड रख लिया तो वो बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बिहेवियर हैं। आप अगर शिफ्ट होल्ड करेंगे तो रेक्टेंगल सेंटर बेस्ड ड्रॉ होगी, आप अगर कंट्रोल होल्ड करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ होगी, यानी उसकी लेंथ और विड्थ सेम रहेगी। जो भी आप उसको वैल्यू देंगे या आप उसको जिस साइड पे भी ड्रैग करेंगे तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर फॉर्म में ही रखेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, इसी तरह से रेक्टेंगल में ही रहते हुए आप यहाँ पे देखते हो उसकी प्रॉपर्टी बार में कर देखें तो यहाँ पे उसके कॉर्नर्स की भी जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे राउंड कॉर्नर है, इसी जगह पे यहाँ पे आप देखें उसका स्केल ओपन है, इसी तरह से शैम्फर कॉर्नर भी मौजूद है। तो ये तीनों फीचर्स हैं उसके कॉर्नर्स के। जैसे इस वक्त राउंड कॉर्नर, तो राउंड की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 0 है, मैं यहाँ पे उसको 1 करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिखा, तो दो कॉर्नर्स की वैल्यू मैंने 1 लिखी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ हुई इसके दोनों कॉर्नर्स राउंड हो गए। मैं अगर यहाँ पे तीसरे कॉर्नर को 2 करता हूँ तो एंटर करने के बाद आप देखिए तीसरे कॉर्नर की वैल्यू भी चेंज हुई, लेकिन उसके साथ जो वैल्यू हमने दी। अगर मैं यहाँ पे ये जो उसका चौथा कॉर्नर यहाँ पे उसको मैं 3 लिखता हूँ तो आप देखिए उसने यहाँ पे उससे भी बड़ा रेडियस लगा दिया, क्योंकि ये वाला रेडियस 3 रेडियस के साथ है। तो अगर मैं ये जो दरमियान में इसका लॉक बटन है यहाँ पे जो करते हैं एडिट कॉर्नर्स टुगेदर, यानी मैं अगर इसको लॉक कर दूंगा तो चारों कॉर्नर्स एक ही वैल्यू से एडिट हो रहे होंगे। मैंने जैसे यहाँ पे लॉक किया, अब देखें मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0.5 करता हूँ। ये मैंने जैसे इसकी वैल्यू 0.5 की, अब देखें तो ये उसने जो वैल्यू सब में से 0.5 की वैल्यू कम कर दी। तो ये अगर मैं यहाँ पे इसको लॉक को ऑफ करके इनकी वैल्यू सब की मैं 0 करूं, ये देखें यहाँ पे भी मैंने इसको 0 किया, यहाँ पे भी 0 कर दिया, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ये टैब की मदद से हम आगे आगे स्विच कर रहे थे। मैंने यहाँ पे से एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि तमाम कॉर्नर्स जो हैं वो 0 वैल्यू यानी बिल्कुल शार्प हो गए। अब मैंने यहाँ पे इस लॉक को ऑन किया और इस जगह पे मैं उसकी वैल्यू 2 लिखता हूँ। जैसे मैं 2 लिखकर एंटर करूंगा तो वो सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, बिकॉज कि उसका हमने वो लॉक ऑफ कर दिया है, वो लॉक ऑन कर दिया है जिसमें ये कहा जा रहा था एडिट कॉर्नर्स टुगेदर। ये ऑन करने से तमाम कॉर्नर्स इकट्ठे चेंज हो रहे होंगे। तो ये बेसिकली इसमें लॉक मौजूद है। अच्छा, यही काम जो अभी हमने यहाँ पे किया मैं इस जो पहले से रेक्टेंगल ड्रॉ कर चुका हूँ उसमें करना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम ये वाला फीचर यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें इस जगह पे मैं वैल्यू से 0.5 की देता हूँ। अब मैंने जैसे ही 0.5 की वैल्यू देके एंटर किया तो अब देखें चूंकि उसका हमने एडिट कॉर्नर टुगेदर का ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली तमाम पे वो वैल्यू अप्लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ और इधर से मैं इसको 0 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 अपोजिट कॉर्नर रह गए, दूसरे चेंज हो गए। मैं इनकी वैल्यू चेंज करते हुए यहाँ पे अलग-अलग वैल्यू लेगा और मैंने इसको ये किया तो आप देखें
वैल्यूज़ भी चेंज हुई, उनकी शेप भी चेंज हुई। जैसे ही वैल्यू चेंज होगी शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये रेक्टेंगल के कुछ फीचर्स हम लोग देख रहे थे। मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल इसके ऊपर ही ड्रॉ की। जैसे ही ये रेक्टेंगल ड्रॉ की, इसके अंदर मैं शैम्फर का फीचर ऑन कर रहा हूँ। तो शैम्फर का फीचर क्या करता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे 0.5 वैल्यू दी तो देखें 0.5 वैल्यू उसने एक साइड पे अप्लाई कर दी, जबकि मैं इसके अपोजिट कॉर्नर को 1.5 की दे रहा हूँ तो वो 1.5 करेगा। अच्छा, ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज है उसके मुताबिक शैम्फर अप्लाई होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 इंच चौड़ाई के साथ आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की और उसको कह दे कि 2 इंच की इसको शैम्फर लगा दे, वो कैसे पॉसिबल है। वो उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उससे बाहर शैम्फर नहीं लगा सकता। तो ये बात में रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको अगर मैं 3 कहता हूँ तो 3 को कैसे लगाएगा, वो मैक्सिमम जो वैल्यू उसके पास अवेलेबल थी उस वैल्यू तक लगाएगा, अदरवाइज उसको नहीं लगाएगा। अच्छा, ये तो हमने किया। मैं यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ की हुई है मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 8 पूरा करता हूँ, यानी इसकी जो विड्थ है वो 8 पूरी की और इसकी जो हाइट है वो मैं 3 कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको 3 लिखकर एंटर करूँगा तो आप देखिए उसने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। और ये चूँकि हमने उसको यहाँ पे जो वैल्यू दी था, यह देखिए ऑटोमेटिकली उसकी तमाम वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो गई हैं चूँकि हमने रेक्टेंगल की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है। तो मैं फ़िलहाल इन तमाम वैल्यूज़ को 0 करता हूँ, ये देखें, ताकि हम पहले रेक्टेंगल का साइज़ पूरा करें उसके बाद हम इस पर बात करें। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, यहाँ पर रख दिया। अच्छा, ये जो मूव करवाया ये भी तो एक फीचर है इसका। हमारे पास ये जो सेलेक्ट टूल या पिक टूल मौजूद है, इस पिक टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं। अगर आपने फर्ज करें यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसके ऊपर जाएंगे तो रेक्टेंगल ही ड्रॉ होगी। हमें क्या करना है, स्पेस बार को, कीबोर्ड के ऊपर जो स्पेस बार है उस स्पेस बार को आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पॉइंटर है वो पिक टूल पे चला जाएगा और फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, जैसे मैं ये वाला ऑब्जेक्ट जो रेक्टेंगल मैंने राउंड कॉर्नर से ड्रॉ की हुई है, मैं इसको उठा के यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, मूव हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इससे मूव करवा सकते हैं। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इसके चारों साइडों पे कुछ ब्लॉक्स लग गए। ये बेसिकली इसकी सिलेक्शन होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी सिलेक्शन की जो अलामत है, हमें जब पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है तो उसके चारों साइडों पे ये वाले ब्लॉक्स बन जाते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से इस ब्लॉक को पकड़ के ड्रैग करेंगे बाहर या अंदर तो उसके साइज़ को चेंज कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ से इस ब्लॉक को पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो वो एक साइड पे उसको बड़ा या छोटा करेगा। ये देखिए, मैं अगर इधर से पकड़ के ये करता हूँ तो वो इस साइड से इसको बढ़ा देगा। अगर मैं इस हैंडल को यहाँ से पकड़ के साथ शिफ्ट को प्रेस कर लेता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं किसी एक साइड को पकड़ के साथ शिफ्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखें वो दोनों साइडों पे इक्वल करेगा, क्योंकि शिफ्ट का जो फीचर है वो सेंटर्ड कर देता है उसको। जैसे ड्रॉ करते वक्त हमने उसे ड्रॉ किया तो वो सेंटर बेस्ड ड्रॉ होना शुरू हो गया। ऐसे ही जब हम उसे यहाँ पे लेके आएंगे तो वो जो उसका साइज रिड्यूस कर रहा था वो दोनों साइडों पे इक्वल रिड्यूस करना शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से अगर मैं इस साइड पे करता हूँ तो देखिए अभी एक साइड हो रही है, जैसे ही मैंने शिफ्ट होल्ड किया तो ये दोनों साइडों पे उसने साइज चेंज करना शुरू कर दिया और उसके राउंड उसके मुताबिक एडजस्ट होना शुरू हो गए। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का फीचर था। इसको थ्रू डायलॉग भी हम कर सकते हैं, वो अभी नहीं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अभी आप थोड़ा सा फ्री फॉर्म में काम करें ताकि आपको काम करने में आसानी हो। ऐसे ही मैं इसको मूव करवाता हुआ एक साइड पे रखता हूँ। अच्छा, मूव के साथ अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए हो तो क्या करना होगा। कॉपी के 2 ऑप्शन हमारे पास, बल्कि 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और चाहे कहीं से जहाँ पे ये एरो की पोजीशन चेंज हो, ये देखें, आप देखें ना एरो की पोजीशन, जहाँ पे एरो की पोजीशन चेंज हो आप वहाँ से उसको उठाएं और यहाँ पे कहीं जहाँ पर भी कॉपी रखना चाहते हैं वहाँ पे उसको रखें और राइट क्लिक कर दें। यानी आपने क्लिक लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट दे दी, नई जगह पे उसको शिफ्ट किया, तो आपने राइट क्लिक जो है वो एक दफ़ा प्रेस करना है। अगर आप दोबारा कर देंगे तो उसकी कॉपी ख़त्म हो जाएगी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये देखें मैंने राइट क्लिक किया तो उसके साथ प्लस का साइन लग गया, इट मीन के कॉपी बन गई। अब मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया तो कॉपी बन गई। ऐसे ही मैं फिर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और मैंने इस जगह पे इसको ला के ये राइट क्लिक करके छोड़ा तो कॉपी बन गई।
अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ और मैंने राइट क्लिक नहीं किया तो मूव कर देगा। यानी अगर आप मूव करने के दौरान एक दफ़ा राइट क्लिक कर देंगे तो उसकी कॉपी बनाएगा, अदरवाइज वो सिंपल उसे मूव करेगा। कंट्रोल जी अंडू करने के लिए। देखिए काफ़ी सारी कमांड डिस्कस हो रही हैं, बड़ी तवज्जो से इस लेक्चर को सुनिएगा, देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को वापस करना चाहते हैं, लास्ट मोमेंट को वापस करना चाहते हैं, तो कंट्रोल जी उसकी शॉर्ट की है, जो कि आपको यहाँ से भी मिलेगी। एडिट के पैनल में कंट्रोल जी मौजूद है। ये देखें अंडू डुप्लीकेट, रिसेंटली हमने डुप्लीकेट किया उसे अंडू करेगा। और ये हमारे पास है रीडू, यानी हमने पहले डू यानी किया, अंडू वापस किया, रीडू अगेन किया। तो ये हमारे पास दो कमांड ये पड़ी हुई हैं, अंडू एंड रीडू। और तीसरी कमांड है रिपीट डुप्लीकेट। अच्छा ये जो डुप्लीकेट है ना ये हर दफा चेंज होता रहेगा। एक्चुअली कमांड क्या है? रिपीट। अच्छा रिपीट में क्या होता है मैं वो भी आपको बताता चलूं। ये देखे मैंने अगर इसको यहां से पकड़ा और थोड़ा सा छोटा करके राइट क्लिक करके छोड़ दिया तो उसने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया और छोटा भी किया। और यहां पे अगर मैं एडिट में आता हूं, देखिए एडिट में आके अगर हम उसको रिपीट डुप्लीकेट बोलेंगे, देखिए अभी उसने डुप्लीकेट ही किया ना, मैंने उसे रिपीट बोला तो देखिए जैसे ही रिपीट बोलेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि उसने उसको एक और डुप्लीकेट बना दिया। अब मैं उसे कंट्रोल आर, जैसे अंडू की शॉर्ट की है कंट्रोल जी, ऐसे ही रिपीट की शॉर्ट की है कंट्रोल आर। अब मैं उसे कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो वो देखिए उसी रेशो से उसे रिपीट करता हुआ एंड तक ले जाएगा। तो ये एक फीचर भी बन गया उसका और एक पैटर्न भी बन गया। ये देखें ऐसे ही हमारे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के करीब करके इस पर कुछ फीचर अप्लाई करना चाहूँ तो उसके लिए दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जूम के लिए जी प्रेस करें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि यहाँ पे हम जूम टूल को सिलेक्ट कर लें। ये देखिए मैं जी प्रेस करूँगा तो यहाँ से जूम टूल भी सिलेक्ट हो गया और मैं इसके ऊपर ला के ये ड्रैग करूंगा, उस एरिया के ऊपर विंडो ड्रा करूंगा जिस एरिया को जूम करना है। इसे अगर वापस जाना है तो F3 प्रेस कर दें या इसको राइट क्लिक कर दें, माउस को राइट क्लिक कर दें या F3 प्रेस करेंगे तो जूम वापस चला जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। अगर आप देखें लोग गलती क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बात तो ठीक है, गुजारा तो हो गया, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। जब भी आपने करना है, आप एरिया को जूम करना है, उस एरिया के ऊपर एक विंडो लें, बिल्कुल जितने एरिया को आप स्क्रीन पे बड़ा करना चाहते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ये विंडो ली तो ये स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। अब इसके ऊपर भी मैं रिपीट की कमांड यूज़ करूं, लेकिन अब मैं कैसे करूंगा? शिफ्ट के साथ। देखें मैंने इस कार्नर से पकड़ा और साथ उसको मैंने शिफ्ट को होल्ड कर लिया। जैसे मैंने शिफ्ट को होल्ड किया तो आप देखें उसे चारों साइडों पे उसको छोटा किया, क्योंकि शिफ्ट का जो फीचर है वो उसको सेंटर बेस करता है। मैंने राइट क्लिक करके डुप्लीकेट भी किया और कंट्रोल आर के साथ मैं उसको रिपीट भी कर रहा हूं। ये देखें कंट्रोल आर के साथ वो रिपीट होना शुरू हो गया। ये देखें ये आपके सामने है। तो अब मैं वापस जाना चाहता हूं तो मैंने वापस जाना चाहता हूं तो F3 प्रेस किया तो जूम आउट हो गया। अब माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन माउस का जो स्क्रॉल है इससे कोई मज़ेदार ही नहीं है, काम होते रहते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल वे होते हैं वो आप टूल्स की मदद से जाएं। मैंने जी प्रेस किया, अब मैं इसको बड़ा करना चाहता हूं। देखें मैंने ये वाला एरिया बड़ा किया। अब इसके ऊपर भी हम कोई फीचर अप्लाई करेंगे। हमने क्या देखा, कोई भी कमांड अप्लाई की, उसको अनडू किया, फिर हमने उसको रीडू किया, फिर हमने डू किया। रीडू का प्रैक्टिस में आपको दे देता हूं। जैसे मैंने इसका ये साइज जो है वो छोटा किया, ठीक है। अब मैं इसे अनडू कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा ये मैंने अनडू किया। अच्छा मैंने अनडू करके देखा नहीं ये गलत, वो ठीक था जो मैंने पहले किया था। तो फिर हम क्या करेंगे, रीडू। ये देखो स्ट्रेच किया था हमने, तो रीडू की मदद से वो वापस स्ट्रेच कर देगा। तो डू, अनडू एंड रीडू एंड रिपीट, चार चीज़ें जो है ना आपने ज़हन में रखनी है। तो ये जो हम लोग वर्किंग कर रहे थे। अच्छा F4 होता है तमाम तर ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस जगह पे ड्रॉ कर दी पेज से बाहर जाके। अब मैं चाहता हूँ कि जूम करना है, तो मैं एक तो तरीका यह है कि मैं ऐसे कर लूँ, दूसरा तरीका है कि आप F4 प्रेस कर दे। मैं यहाँ पे F4 प्रेस कर रहा हूँ तो उसने तमाम जो कंपोनेंट आपके इस एनवायरनमेंट में बने होंगे उनको स्क्रीन पे पूरा कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है
सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे आए तो आपने यहाँ पे शिफ्ट F2 प्रेस करना है। ये देखें मैंने शिफ्ट F2 प्रेस किया, जैसे ही मैंने शिफ्ट F2 प्रेस किया तो वो तमाम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे पूरा कर देगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जूम आउट किया, मैं F3 के साथ उसे जूम आउट करता हूँ। F3 के साथ मैंने जूम आउट किया। अब मैं सिर्फ इतने एरिया को लेके आना चाहता हूँ तो देखें मैंने स्पेस बार प्रेस की, स्पेस बार प्रेस करके मैंने जूम टूल को रिमूव किया और पिक टूल पे वापस आया। मैं यहाँ पे ये वाला जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो शिफ्ट F2 प्रेस किया तो उसने उतने एरिया को स्क्रीन पे जूम कर दिया। ये तो था हमारा जूम का साथ साथ फीचर, यानी F4 के साथ कंपोनेंट सारे स्क्रीन पे आते हैं। शिफ्ट F4 के साथ सिर्फ पेज जूम होगा। तो ये जूम की कुछ कमांड्स थी। F2 जूम करने के लिए, F3 जूम आउट करने के लिए, शिफ्ट F2 सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का जूम करने के लिए, और इसी तरह से F4 ऑल ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे जूम करने के लिए, शिफ्ट F4 सिर्फ पेज को स्क्रीन करने के लिए। तो ये कमांड्स भी साथ साथ आप लोगों ने याद रखनी है। तो जैसा हमने अभी ये फीचर पढ़े कि हमने किस तरह से रेक्टेंगल के कॉर्नर्स जो हैं वो चेंज करने हैं, इन साइड पे उसको राउंड करना है, आउट साइड पे राउंड करना है, या उसको शम्फर काट देना है, तो वो हमने किया। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक फीचर मौजूद है उसकी लाइन की विड्थ का। इसको लाइन वेट भी कहते हैं, लाइन विड्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ विड्थ्स मौजूद हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 0.1 इंच किया। शिफ्ट F2 के साथ मैं इसे जूम करता हूँ ताकि करीब से हम इस पे काम कर सकें। ये जो आपको बारीक ये डॉट नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली उसके अंदर हेयर लाइन है। क्या बोलेंगे इसको? हेयर लाइन। ये उसकी हेयर लाइन है जो एक्चुअली ज्योमेट्री है उसकी। अब इसके ऊपर हमने लाइन की प्रॉपर्टीज चेंज करके लाइन को थोड़ा मोटा कर दिया। मैं यहाँ पे 0.25 करता हूँ तो देखें लाइन और मोटी हो गई। इसको मैं जूम आउट थोड़ा सा मैंने किया ताकि आप उसको प्रॉपर देख सकें। ये देखें, ये जो भी आप इसके ऊपर उसकी लाइन की विड्थ को अप्लाई करते जाएंगे और इस पे अप्लाई होती जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है रिलेटिव कॉर्नर स्केल। ये देखें, ये होता है जब, ये देखें अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोटा कर रहा हूँ तो उसके कॉर्नर का साइज उतना ही रह रहा है। कॉर्नर की जो वैल्यू यहाँ पे है, मैं यहाँ पे वैल्यू फिक्स करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ये देखिए मैंने 0.5, ये मैंने तमाम कॉर्नर्स की वैल्यू 0.5 की, और इसको लॉक करना है, लॉक कर दे, नहीं करना ना करें। इस वक्त इसको मैंने इस ऑप्शन को रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग को ऑफ किया हुआ है। मैं अब इसको देखें यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ तो ये वैल्यू अपनी जगह पे 0.5 ही रही। अच्छा, अगर मैं अनडू करता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ, अब देखिए मैं जैसे ही इसको यहाँ से पकड़ के छोटा करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि उसके रेडियस की वैल्यू भी छोटी हो गई। तो ये बेसिकली रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग होता है कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा जब कर रहे होते हैं तो उसके जो कॉर्नर्स की वैल्यूज़ हैं वो चेंज हों या ना हों। तो अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो चेंज होंगे, ऑफ कर देंगे तो चेंज नहीं होंगी। ये वाला फीचर हमारे पास यहाँ पे था। ये देखें, अब मैं उसको जो भी करूँगा उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही। तो ये तो रेक्टेंगल के कुछ फीचर्स थे। आगे इंशाल्लाह हम मज़ीद फीचर्स भी इसके पढ़ेंगे, मज़ीद भी इसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से कलर्स की बात हो रही थी तो यहाँ पे हमारे पास साइड पे कलर पैलेट मौजूद है। ये वो कलर पैलेट है जिसकी मदद से हम इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिलिंग कर सकते हैं और इनकी लाइंस की फिलिंग कर सकते हैं। मैं अगर इसको जूम करता हूँ, शिफ्ट F2 के साथ मैंने इसे जूम किया और यहाँ पे जूम करने के बाद इसमें मैं कलर ये येलो वाला अप्लाई करता हूं तो आप देखें इसने इसमें फिलिंग कर दी येलो कलर के साथ। अच्छा, कलर फिलिंग की भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर लेफ्ट क्लिक से प्रेस करेंगे कलर्स के ऊपर जाके तो उसकी फिलिंग करेगा, अगर आप राइट क्लिक से करेंगे तो उसकी बॉर्डर की फिलिंग करेगा, यानी आउटलाइन। देखें, एक मैंने पहले आपको बोला था आउटलाइन का वेट होता है, विड्थ भी बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं। फिलिंग क्या होती है? क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो फिल हो रहा होता है। तो मैं देखिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया तो अंदर फिलिंग हो गई, मैं इसी जगह पे राइट क्लिक किया तो उसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर उसकी राइट क्लिक करता हूँ वाइट कलर पे जाकर तो आउटलाइन वाइट हो गई। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन ने कलर चेंज किया। तो इस कलर पैलेट के ऊपर आपने माउस को दो तरीकों से यूज़ करना है। उसका लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिलिंग, राइट क्लिक करेंगे तो लाइन की फिलिंग। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हम इनके अंदर फिलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइन की
प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, यहाँ पे उसकी फिलिंग की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी फिलिंग के कलर कोड भी साथ दिया जा रहा है कि इसमें सियान, मेजेंडा, येलो एंड ब्लैक, यानी CMYK हम इसको बोलते हैं, CMYK की कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें फिल हो रहा है। इसी तरह से उसकी आउटलाइन की बात करूं तो आउटलाइन के अंदर भी उसने यहाँ पे बता दिया सियान भी 0 है, मेजेंडा भी 0 है, येलो भी 0 एंड ब्लैक 100% है। और उसके बाद उसकी लाइन वेट भी बताया गया है 0.25 इंच, चूंकि हमने यहाँ पे 0.25 इंच उसे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये बेसिकली थी फिलिंग के हवाले से बात, उसकी लाइन वेट्स के हवाले से बात। इनको डिटेल से इंशाल्लाह हम आगे साथ पढ़ेंगे। ये जनरल सा ओवरव्यू आपको मैंने दिया। इसी तरह से अगर मैं अब इन तमाम ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, Ctrl+A फॉर ऑल सिलेक्शन, अदरवाइज आप इस तरह से विंडो लेके भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट की मदद से इसे डिलीट कर दें। मैं Shift F4 प्रेस कर रहा हूँ पेज को स्क्रीन पे पूरा करने के लिए। रेक्टेंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कल को। तो ये हमारे पास सर्कल मौजूद है। आप जैसे ही यहाँ पे ड्रैग करेंगे, अच्छा सर्कल की जो टूल का नाम है वो है एलिप्स टूल। ये देखें यहाँ पे आ गया एलिप्स टूल, F7 इसकी शॉर्ट की है। एलिप्स टूल क्या करता है? एलिप्स टूल बेसिकली आपको ओवल शेप देगा। अब आपकी मर्जी, आप उसे बेज़वी शक्ल में ले लें या फुल राउंड में ले लें। तो फुल राउंड में लेने का तरीका यह है कि आप, जैसे मैंने पहले बताया था, देखें यहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ तो एक कार्नर से शुरू होकर दूसरी कार्नर पे जा रहा है। अब एग्जैक्ट राउंड लेने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने ये देखे ड्रा कर दिया और यहाँ पे आके उसकी प्रॉपर्टीज़ में आके मेरे पास वैल्यू आ गई। मैं इसे यहाँ पे भी कहता हूँ 2.5 और यहाँ पे भी मैं उसे 2.5 कहता हूँ, तो ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक लेंथी काम हो गया। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट राउंड ही बने। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं सर्कल ड्रा करूँ, वो डायरेक्ट राउंड बने और सिंगल वैल्यू पुट करने से सर्कल अपडेट हो रहा हो। तो देखें, आप यहाँ पे ड्रा करते वक्त कंट्रोल को होल्ड कर लें। देखिए मैंने जैसे कंट्रोल को होल्ड किया तो वो एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड पे एक्सपैंड होना शुरू हो गया। और आप ऊपर इसके वैल्यूज़ भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ में वैल्यूज़ भी एक जैसी दोनों साइडों पे आ रही हैं। मैंने जैसे ये काम किया तो ये कि 3.013 जो है उसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब है लेंथ और विड्थ दोनों सेम आ रही हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसके जैसे मैं इस जगह पे एक और सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके साथ कंट्रोल भी होल्ड कर रहा हूँ, शिफ्ट भी होल्ड कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा तो वो सर्कल सेंटर बेस ड्रा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें वही बात आ गई जो मैंने पहले आपको बताई थी कि शिफ्ट आपको सपोर्ट करता है ड्रा करते वक्त सेंटर से उसको ड्रा करने की सपोर्ट कर रहा होता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा कर रहा हूँ तो ये देखिए मैंने इस तरह से एलिप्स ड्रा किया और सेंटर होल्ड किया तो उस एलिप्स भी सेंटर बेस्ड हो गया। अगर मैं साथ कंट्रोल ले लूँगा तो वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली सर्कल की स्पेसिफिकेशन थी। इसको अगर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसमें ग्रीन कलर फिल किया। इसको F2 के साथ मैंने Shift F2 के साथ मैंने जूम टू स्क्रीन कर दिया। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं पाई के। मैं जैसे इसको पाई करूँगा तो वो उसको 1/4 उसमें से माइनस कर देगा। अगर ये मैं ओपन पाई करूँगा ये यानी फिर ये क्या बनेगा, आर्क बन जाएगा। देखिए अगर जो सर्कल है क्लोज है तो सर्कल है, अगर उसका एक सेगमेंट हम ख़त्म कर देते हैं तो वो आर्क रह जाएगा। आर्क सर्कल का एक पोर्शन होता है। तो यहाँ पे आर्क जब हमने बनाई तो ये वाला जो सेगमेंट इसमें से रिमूव हुआ, इसका मतलब है ये आर्क में चला गया। और उसके बाद इसका यहाँ पे एंगल भी दिया गया कि आप कितनी एंगल का ये बनाना चाहते हैं। तो ये देखें मैं जितना भी यहाँ पे उसका एंगल चेंज करूँगा ये उसी तरह से उसके जो ओपन एरिया है वो चेंज होता जाएगा। मैं अगर पाई में लेके जाऊँगा तो पाई क्या करेगी, क्लोज रखेगी उसको, उसके अंदर फिलिंग मौजूद रहेगी। जैसे मैं आर्क पे आता हूँ फिलिंग ख़त्म हो जाती है, जैसे मैं पाई पे आता हूँ या सर्कल पे आता हूँ तो उसकी फिलिंग मौजूद होती है। तो यहाँ पे हम उसके एंगल को भी बना सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे 45 किया तो ये सिर्फ 45 डिग्री की पाई रह गई। जैसे एक पिज़्ज़े का पीस बनता है, ये उसकी पाई उस तरह से बन गई। आपने देखा पिज़्ज़े के ऊपर भी जब ऑर्डर लगता है तो उसको कहते हैं जी आपने पाई लेना है या फुल पिज़्ज़ा लेना है, तो ये वो पाई बन गई उसकी। तो ये उसके एंगल और ये सारी डिग्री। और अगर आप उसको चेंज डायरेक्शन, ये देखें उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यानी जो एंगल हमने 45 डिग्री लिया था हम चाहते हैं कि वो हमने वेस्ट करना है और आउटर शेप रखनी है, तो आप उसको यहाँ पे डायरेक्शन उसकी चेंज कर दें तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बाकी आगे लाइन की विड्थ वो जैसे हमने पहले इसको बनाया, ये कि लाइन की विड्थ चेंज होती रहेगी। कलर की फिलिंग वैसे ही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कलर की जो विड्थ की फिलिंग की वैल्यूज़ हैं वो वैसी की वैसी ही चेंज होती रहेंगी। ये इसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है मिरर का, आप इसको इधर या उधर राइट लेफ्ट मिरर कर सकते हैं। और ये
आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने उसका एंगल चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे उसको 90 बोलूँगा तो ये वाली पोजीशन बनेगी। तो ये चीज़ें आगे प्रैक्टिस में आती रहेंगी और आप लोगों को इसका आइडिया होता रहेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आपने इनके ऊपर परेशान नहीं होना। चूँकि आज हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं, मैं बेसिक कीज़ जो हैं, बेसिक फीचर्स आपको दे रहा हूँ, ताकि कल जब हम इस पे प्रॉपर एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको पता हो कि ये सर्कल कहाँ से आया, सर्कल में क्या चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट फिर हमने प्रॉपर ड्राइंग्स बनानी है, प्रॉपर इसके ऊपर असाइनमेंट करनी है हमने। मैं यहाँ पे इन तमाम ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है पॉलीगॉन टूल। देखें वाई इसकी शॉर्ट की है, मैंने पॉलीगॉन टूल लिया और पॉलीगॉन टूल को देखें बिल्कुल मेथड सेम है। मैं एक वक्त में ये 3-4 कमांड्स इकट्ठी इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन जब इनको हम ड्रॉ करते हैं तो कौन सी चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, जब हम पॉलीगॉन की बात करेंगे तो मैं पॉलीगॉन को जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इस टूल को, तो इसकी प्रॉपर्टी बार में आ जाए। सबसे पहला काम यहाँ पे होता है कि आपको कितने उसके पॉइंट्स या साइड्स चाहिए। तो देखें मिनिमम 3 होती हैं और मैक्सिमम आपकी मर्जी है, 360 मैक्सिमम जा सकते हैं, उसके ऊपर भी अगर आप जाएं। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही ड्रॉ करूँगा तो ड्रॉ करने का तरीकाकार वही है, जिधर से अभी आप जो डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक पॉलीगॉन ड्रॉ होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करता हूँ, ये देखें मैंने शिफ्ट होल्ड किया तो सेंटर बेस्ड हो गई, साथ मैंने कंट्रोल होल्ड किया तो इक्वल डिस्टेंस पे सारे पहलू उसके बनते जा रहे हैं। तो ये थी हमारे पास ट्रायंगल बनी। अभी मैं इसको दोबारा इस कमांड को ले रहा हूँ और इस कमांड को लेने के बाद यहाँ पे मैं उसके सेगमेंट बढ़ाता हूँ। मैंने 5 सेगमेंट किए या उसके साइड्स 5 की। तो देखिए मैंने ये सेंटर, ये विदाउट शिफ्ट, ये विद शिफ्ट, ये देखिए ये दोनों का फर्क आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये कंट्रोल के साथ है, मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ तो इक्वल डिस्टेंस है, कंट्रोल छोड़ता हूँ तो उसकी साइड चेंज हो रही होती हैं। तो ये देखिए कंट्रोल एंड शिफ्ट, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे बन गई। अच्छा ये मैंने एक ड्रॉ कर दी पॉलीगॉन, इसको यहाँ से मैं मूव करवा के सेंटर में लेके आता हूँ और शिफ्ट F2 प्रेस करता हूँ ताकि आप उसका जूम करीब ले सकें उसको। यहाँ पे उसकी उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब ये वाला जो लॉक रेशियो है मैं लॉक करता हूँ ताकि अगर मैं इसका साइज़ चेंज करूँ तो इक्वल चेंज हो तमाम साइडों पे। ये हमारे पास रोटेट है, रोटेट आप जितना भी इसको यहाँ पे रोटेट करना चाहें वो उसके मुताबिक रोटेट होता जाएगा। ये उसकी पोजीशन मिरर की है, मैंने आपको पहले भी इस पर बता चुका हूँ। ये मिरर आप किसी भी साइड से उसको मिरर कर सकते हैं। उसके बाद ये उसके सेगमेंट, ये देखें जितने भी पहलू बनाना चाहें आप यहाँ पे बना दें। मैंने आपको पहले बोला था ये आपकी मर्जी है, जितने मर्जी पहलू बनाएं, लेकिन मिनिमम आप 3 बना सकते हैं। 3 से नीचे आप नहीं जा सकते क्योंकि उसके नीचे तो फिर लाइन रह जाएगी, 2 लाइनें रह जाएंगी, फिर 1 लाइन रह जाएगी। तो ये मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम 4, 5, 6 जो भी आप बनाना चाहें। तो यहाँ पे उसकी लाइन की विड्थ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लाइन की विड्थ उसको दें और आगे चले। तो ये था हमारे पास पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर भी हमारे पास फीचर्स हैं, ये देखें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एलिप्स के अंदर भी फीचर मौजूद है, रेक्टेंगल के अंदर भी फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको अभी बिल्कुल उलझाना नहीं चाहता। हमारा जो बेसिक आज का जो मकसद था, बेसिक शेप्स को स्टडी करना, शेप्स को ड्रॉ करने के मेथड कितने हैं, अंडू रीडो कैसे होगा, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। इसके बाद हमारे पास अगला टूल आ जाता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास F8 इसकी शॉर्ट की है और इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे वहीं पे टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। ये देखें मैंने टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आप अगर कैप्स इसके जो है वो ऑन कर देंगे तो ये कैपिटल में लिखना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे ये देखें कैडकैम गेटवे लिख रहा हूँ, ये मैंने कैप्स ऑफ किया, ये कैडकैम गेटवे इसने लिख दिया। और पिक टूल पे जाके तरीकाकार इसका भी वही है, आप देखें यहाँ से इसको ड्रैग करें या शिफ्ट होल्ड करेंगे तो सेंटर बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो बड़ा छोटा एक कॉर्नर से हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से खींचा, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ से खींचा गया फ़ॉन्ट, पता चल जाएगा कि आप प्रॉपर डिज़ाइनर नहीं है, क्योंकि कभी भी फ़ॉन्ट के हवाले से इसको इधर से नहीं खींचना। फ़ॉन्ट को जब भी बड़ा छोटा करना है यहाँ से करें या फिर यहाँ से उसकी वैल्यू से उसे कम बड़ा या छोटा करें। ये देखें मैंने उसको 45 कर दिया, आप यहाँ पे उसको 50 कर दें। ये देखें, तो आपने फ़ॉन्ट को स्पेशली कभी भी यहाँ से कंप्रेस नहीं करना या स्ट्रेच नहीं करना। फ़ॉन्ट को जहाँ मर्जी आप मूव करके ले जाएं, बिल्कुल कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। मैं ये रेक्टेंगल या पॉलीगॉन डिलीट करता हूँ, फ़ॉन्ट को शिफ्ट F2 के साथ मैंने
स्क्रीन पे पूरा किया। इसी तरह से यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट की पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ गई। आप यहाँ से कोई सा भी उसको फ़ॉन्ट दे सकते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट दिया। कलर उसी तरह, कलर देने का भी तरीकाकार ये है, ये ब्लैक है, मैं ब्लू करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, तो ये ऐसे ही। अगर मैं इसकी आउटलाइन देना चाहूँ, देखिए अभी आउटलाइन उसकी नन है, चूँकि फ़ॉन्ट है ना, इसकी आउटलाइन नन है। अगर आप आउटलाइन देना चाहें तो आप देखें यहाँ पे राइट क्लिक कर दें किसी कलर के ऊपर, तो उसके बाहर आउटलाइन ब्लैक आ गई है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है और बता रहा है ये आउटलाइन इसकी हेयर लाइन है। इसके ऊपर आप अगर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन भी आप उसको दे सकते हैं। लाइक मैं उसे यहाँ पे 0.01 की आउटलाइन देता हूँ। ये आउटलाइन का डायलॉग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये देखें मैं जूम करता हूँ तो आउटलाइन भी बाहर बन चुकी है। और अगर आप ये आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा से, तो आपने इसे सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर आगे राइट क्लिक कर देना है, उसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। मैं अंडू करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो उसकी फिलिंग ख़त्म हो जाएगी। ये देखें अब मैंने राइट क्लिक भी किया तो आउटलाइन भी ख़त्म, फिलिंग भी ख़त्म, लेकिन ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसके ऊपर मैं कलर अप्लाई करूँगा फिलिंग वाला, तो ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपका फ़ॉन्ट आपको प्रोविजन देता है कि आप इसको बोल्ड इटैलिक करें तो आप वो भी कर सकते हैं। चूँकि इस फीचर में बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे उसको बोल्ड इटैलिक नहीं दे रहा। मैं अगर यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर भी वो उसका फीचर नहीं है। यहाँ पे मैंने उसे एरियल फ़ॉन्ट दिया। देखिए जैसे ही मैंने एरियल फ़ॉन्ट पे आया तो मेरे पास बोल्ड भी ऑप्शन मौजूद है, इटैलिक का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये सारे फीचर्स हमें वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए वो मिरर करवा रहा है उसे, इस साइड पे मिरर करवा लें, इधर करवा लें, इधर करवा लें, ये सारे मिरर्स उसके मौजूद है, रोटेशन मौजूद है, साइज़ भी मौजूद है। लेकिन फ़ॉन्ट पे मैं कतन भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वैल्यू चेंज करें या यहाँ से इसको चेंज करें या यहाँ से चेंज करें। ये वाला पॉइंट किसी भी कॉर्नर से चेंज करें या फिर डायरेक्ट यहाँ से इसको चेंज करें। तो आज के हमारे इस सेशन में आपने देखा कि हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना सीखा, सर्कल को ड्रॉ करना सीखा, पॉलीगॉन को ड्रॉ करना सीखा और फॉन्ट को राइट करना सीखा। इसके अलावा कलर्स को कैसे हमने फिल करना है, आउटलाइन में कैसे फिल करना है, इनसाइड पे कैसे फिल करना है, कलर को रिमूव कैसे करना है, ये चीज़ें आज हमने सीखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो एक बड़ा बिगिनर बेसिक लेवल का सेशन था उसमें आपको फ़ायदा हुआ होगा। याद रखिएगा ये जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये बहुत ही आपके काम आने वाला सेशन है, क्योंकि इससे आप लोगो भी डिज़ाइन करेंगे, इसी से आप ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे, इसी से आप सोशल मीडिया कैंपेन डिज़ाइन करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ, आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आज ही कनेक्ट हो जाएं, आज ही अपनी प्रोफाइल बनाएं और वहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग के लिए अपने आप को पेश करें। इंशाल्लाह अगली हमारी 3-4 लेक्चर्स में आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करके ढेरों पैसे कमा सकें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नई टेक्निक, नए लेसन, नई कमांड के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।